जय हिंद। मैं हूं इस समय नानपारा जनपद बहैश में और मेरे साथ दो सीनियर वकील एडवोकेट हैं हमारे साथ में। एक है मुजीब जी और एक है हमारे खुद ही अपना जो परिचय। सर आप अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है एन खान, बॉबी करने एडवोकेट हूँ, सिविल कोर्ट बहराइच से। देखिए कितनी अच्छी बात है कि हर आदमी जब भी कभी दिक्कत होती है तो सबसे पहले आदमी भागता है कि मैं वकील के पास जाऊँ। तो सबसे जो मेरा पहला प्रश्न है, आपके क्रिमिनल वकील हैं हमारे, तो मेरा ये प्रश्न है तो सर उसको कैसे हैंडल करते हैं? कोई भी क्रिमिनल जब आपके पास आता है कोई भी केस को लेकर तो उसको कैसे हैंडल करते हैं आप? भाई सबसे पहले तो हम लोग उस घटना को पूरी जानने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है उसके साथ, उसमें सच्चाई क्या है। फिर उसके बाद तो उससे एप्लीकेशन दिलवाई जाती है थाने पर जी। तो थाने वाले पुलिस वाले उसका आईओ होता है केस का, वो खुद ही पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता है, एफआईआर दर्ज होती है, फिर जो भी उसमें अग्रिम कार्रवाई होनी होती है वो सुनिश्चित करता है। देखिए आपने कितनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अब उसके बाद भी जो पुलिस के ऊपर एक ये प्रेशर होता है कि कोई भी केस आया तो उसको हम लोग जल्द से जल्द हैंडल कर लें। तो इसके ऊपर आपके ऊपर भी होता दबाव होता है क्योंकि कोई क्लाइंट है, आपको उसने फीस भी पे करी हुई है और आपको कोर्ट का भी सब जो देखना, उसके बीच में जो प्रेशर आता है उस प्रेशर को कैसे हैंडल करते हैं? देखिए हम लोग इस मामले में काफ़ी प्रेशराइज अपने आप को महसूस करते हैं और कोशिश ये करते हैं कि जल्द से जल्द पीड़ित को या पीड़िता को न्याय मिल सके। लेकिन कभी कभी ये भी देखने में आता है कि जो मैट्रिमोनियल मामले होते हैं या लड़कियों से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, अक्सर उसमें ये होता है कि लड़कियां बढ़ा चढ़ा करके देती हैं और इसी को आईओ इन्वेस्टिगेट करता है। तो जो मामला सत्य होता है, जो सत्यता पाई जाती है, उसी आधार पर पुलिस उसमें चार्जशीट दाखिल करती है। कभी कभी सर 467 और 419 420 का जो मुकदमे आते हैं तो 467 किस धाराओं में, मतलब कैसे उसको एक एडजस्ट करते हैं? भाई देखिए 467 जो होता है ये फोर्जरी से रिलेटेड होता है और फोर्जरी किस तरीके से की गई है, किस मामले में की गई है, ये तो तहरीर के मुताबिक होता है कि किस तरह का फोर्जर किया गया। अच्छा, तो जैसे कि अगर किसी ने चोरी वगैरह की हुई है और वो मुलजिम आया हुआ है तो उसको किस तरह आइडेंटिफाई किया जाता है? कैसे? भाई जैसे जिसके घर में चोरी हुई होती है वो पुलिस को अपनी रिपोर्ट दर्ज कराता है, तहरीर देता है कि साहब इस तरीके से हमारे यहाँ चोरी हुई है, क्या चोरी गया है। ये जब एफआईआर दर्ज हो जाती है या पुलिस उसमें थोड़ा प्रारंभिक जांच वगैरह करती है तो उसमें ये देखा जाता है कि वाकई जो इसने लिखाया है वो सामान गया है कि नहीं गया है, और गया है तो कितना गया है। फिर उसी आधार पर मुकदमा दर्ज करके फिर इंडियन पीनल कोड आईपीसी और बीएनएस, इसके बीएनएस के आ जाने के बाद से क्या फर्क आया है आप लोगों की प्रैक्टिस में? प्रैक्टिस में कोई फर्क नहीं है, बस ये है कि थोड़ा चूंकि हम लोगों ने शुरू से इंडियन पेनल कोड को पढ़ा, बिल्कुल, अब ये बीएनएस नया आ गया है तो अब ये है कि जब भी हम लोग को कोई सेक्शन देखना होता है या कहीं फंसते हैं तो अभी कुछ दिन तो हम लोग कर लेते हैं। आजकल सीनियर वकील से कोई भी होता है, चाहे जूनियर हो चाहे सीनियर हो, यहाँ तक कि कोर्ट भी जब कोई नया सेक्शन बीएनएस के तहत आता है तो वो भी एक बार देखने की कोशिश करते हैं कि देखें भाई इसमें बीएनएस में क्या है या आईपीसी में क्या हैंडल किया गया। हाँ, तो ये थोड़ा भी कुछ दिन तो दिक्कतें रहेंगी सबको भी, हमको भी और कोर्ट को भी दिक्कत रहेगी। सर बहुत अच्छा लगा। और अच्छा, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर और आप अपना एड्रेस वगैरह आप बता दिए ताकि किसी को भी फौजदारी से क्रिमिनल वकील की जरूरत हो तो आपको कॉन्टैक्ट करें। अपना नाम नंबर अगेन बता दीजिए। मेरा नाम है एन खान, एडवोकेट, बॉबी भी कहते हैं हमको, और मैं सिविल कोर्ट बहराइच में प्रैक्टिस करता हूँ। घर है मेरा यहाँ नानपारा में ही है, मोहल्ला तोपखाना, निकट जनता इंटर कॉलेज, नानपारा बहराइच। अपना मोबाइल नंबर? 27 मेरा मोबाइल नंबर है 94 150 51 496। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अनमोल बात है। मैं बात करता हूँ कि हमारे जो है मुजीब भाई जो हमारे यहाँ के सीनियर वकील हैं नानपारा में, जो हमारी तहसील नानपारा है, तो सर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं यहाँ पे? जो काम जो होता है कि रेवेन्यू का आप ज़्यादा देखते हैं और यहाँ पे कार्यशैली कैसी है यहाँ पे नानपारा तहसील में? ये जनरली कैसे केस आते हैं? नानपारा में ज़्यादातर रजिस्ट्री आती है या वसीयत आती है। किसी पीड़ित को अगर उसके बच्चे ने मारा पीटा है और अन्य पीड़ा दिया तो ज़्यादातर तो हम लोग यही करते हैं कि भाई सीधे उसका कि भाई अपने लड़के को बेदखल कर दीजिए। उसके लिए यहाँ पे उसको राइट है कि वो आकर अपनी इच्छा अनुसार जाकर सब रजिस्ट्रार नानपारा के वहाँ जाकर वो रजिस्ट्री करा, वसीयत रजिस्टर्ड वसीयत करा। उसके तहत वो जिसको चाहता है जिसको वो लिख देगा
कि भाई ये हमारा 4 लड़के हैं, अगर 2 लड़के उसकी सेवा करते हैं तो 2 लड़कों को ही मिलेगा उसकी मृत्यु के बाद मिलेगा। और जिन लोगों ने उनकी सेवा नहीं किया है तो उसको उसकी प्रॉपर्टी में 1 इंच भी जगह नहीं मिलेगी अगर उन्होंने रजिस्टर्ड वसीयत कर दी है। ओके। तो सर ये बताइए मुझे कि अभी चैलेंज क्या आता है इसमें जनरली क्या चैलेंज फील करते हैं आप? जैसे अब आजकल बीएनएस और आईपीसी बीएनएस में थोड़ा सा चेंजेस वगैरह चैलेंज क्या आता है, लेकिन चैलेंज कुछ नहीं है, थोड़ा सा धाराओं का चेंज हो गया है, बाकी सब सिस्टम वही है, बाकी जो कुछ धाराएं आ गई है नहीं उसी में थोड़ा बहुत चेंज हो गया, बाकी हम लोग आपस में इख्तिलाफ करके हो जाता है। और बाकी रेवेन्यू में बीएनएस में नाम मात्र ही कुछ धाराएं बदली, बाकी सेम पिछले ही वाली धारा। सर अभी बीच में अभी एक ये एक्टिविटी हुई थी कि जो आपके रजिस्ट्री ऑफिस में डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, हमारे सब रजिस्ट्रार हैं, तो अभी कुछ बैनामे को लेकर के कई खुलासे किए गए हैं, तो उस पर क्या जो देखा नहीं जाता है कि कोई खाता है, मतलब उसको कैसे जो है सब रजिस्ट्रार साहब कर देते हैं और बाद में केस जाता है कि भाई उनको मरे हुए इतना वक्त हो गया, उनकी जगह पे दूसरे को प्रेजेंट करा करके बैनामे को करा दिया गया। ऐसी कंडीशन में आप क्या देखते हैं? हाँ, ये भी होता है, सब रजिस्ट्रार में ये भी होता है, जिससे किसी का चेहरा उसके भाई से मिलता जुलता है जी, तो वो ले करके आजकल 420 होता है भारत में, आधार के मातहत बहुत से काम अभी चल रहे हैं, लेकिन अब तो लोग जो डुप्लीकेट आधार बना देते हैं तो इस तरीके से बना देते हैं कि वो सब रजिस्ट्रार नानपारा के वहाँ भी उसका आईडी नंबर शो करता है। भाई सब रजिस्ट्रार नानपारा को इतना ही पावर है कि उसकी आईडी चेक करे, आईडी चेक करने के बाद वो कर देते हैं। करने के बाद अगर कोई दोषी होता है कि उसने फर्जी तरीके से रजिस्ट्री करा लिया, ठीक है, डाटा संख्या बता करके, क्योंकि उसमें ये तो होता नहीं अभी खतौनी पे, अभी हमारे वहाँ ये तो इतना जारी नहीं हो गया कि हर खतौनी पे उस व्यक्ति का फोटो आए, फोटो नहीं रहता, फिलहाल उसका नाम रहता, बाप का नाम, और वही देख कर रजिस्ट्रार साहब कर देते हैं, उसी की आईडी मांग लेते हैं, पैन कार्ड उसका मांग लेते हैं और आधार कार्ड मांग लेते हैं। और खैर लोग बहुत से फ्रॉडगिरी चली रही है, कंप्यूटर के द्वारा वो सब फर्जी बनवा लेते हैं। अब उसका इतना बनवा लेते हैं कि वो रजिस्ट्री ऑफिस में भी जो रजिस्ट्रार साहब हमारे कंप्यूटर पे शो करते हैं तो शो करता है कंप्यूटर पे भी उनका, तो उसमें रजिस्ट्रार साहब की हमारी कोई गलती होती नहीं है। और अगर ये जो है गलत बैनामा हो जाता है तो इसके खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृत होता है, उसकी जांच होता है, जांच के बाद अगर वो दोषी पाया जाता तो जेल में जाएगा। जेल जाएगा। अब जैसे सर कभी भी हदबरारी का केस होता है, कोई ऐसी हदबरारी हुई जो मामला बहुत डिस्प्यूटेड है, तो अब भी अक्सर क्या होता है ना कि कानून गो साहब जो हमारे जो रिस्पेक्टिव जो लेखपाल साहब होते हैं वो एक एप्लीकेशन देते हैं कोतवाली में कि हमको जमीन की पैमाइश करनी है, इसके लिए हमने, तो इसी कंडीशन में आप लोगों का अब इसमें पैमाइश में एक जो है कोर्ट के द्वारा जो बना दिया गया एक रूल कि गाटा संख्या में जितने भी वादी होंगे, जितने भी उसमें गाटा संख्या में जो भी उसमें जितने भी फरीकाइन होंगे, फरीकाइन खातेदार, तो उन सब खातेदारों की तरफ से 1,000 रुपए की रसीद सरकारी जमा होती है। सरकारी रसीद जमा होने के बाद फिर वो एसडीएम साहब उसका आदेश करते हैं, आदेश के बाद में फिर ये जो है हल्का लेखपाल को भेज देते हैं, फिर हल्का लेखपाल और कानून को जाकर उसकी पैमाइश कर देते हैं। अगर किस पैमाइश के बाद में फिर ये कोर्ट में वो फाइल चली जाती है, अगर किसी को आपत्ति तो उसकी मियाद होती है, मियाद के दौरान अगर आपत्ति दे देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मियाद नहीं देते तो उनका फिर उसका डायरेक्ट उसका बना दिया जाता है कि भाई इसमें किसी को आपत्ति नहीं है, वो उसकी पैमाइश निष्पक्ष रूप से हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती फिर। और अगर किसी को आपत्ति है तो उसके आपत्ति के तहत फिर उसमें पूरा उसका मुकदमा चलता है, मुकदमे के दौरान फिर लेखपाल को जरिए कुर्रा बनाया जाता है, कुर्रा बनाया जाता है, फिर वो कुर्रे में भी एक दिशा होती है कि इस दिशा में हम लेंगे, इस दिशा में, जब सारे जितने भी खातेदार उसमें होते हैं, जब सबकी सहमति से हो जाता है तब वो जो है फिर उसका सबका डिस्ब्यूज होकर कुर्रा सबका दिशा के हिसाब से और जितना भी उसका रकबा होता है सबका रकबा उसी में बना करके फिर ये पूरा कंप्लीट करके दे देते हैं, फिर उसमें कोई विवाद नहीं रहता। जी। लेकिन शहर में मैं एक अलग क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, थोड़ा क्राइम से रिलेटेड क्वेश्चन। देखिए इतना बड़ा शहर है ननपारा, इतनी बड़ी तहसील है यहाँ पे, तो क्राइम भी होता है। हाँ, तो क्राइम केस भी आपके पास आते होंगे। जी। ऐसा तो नहीं कि आपने आगे फॉरवर्ड कर दिया आपने हमारे वकील साहब को? नहीं, इसीलिए एक छोटी कोर्ट हमारे वहाँ ग्राम न्यायालय 323 504 यहाँ है और 125 की महिलाओं के लिए बहुत बड़ी सुविधा इसमें आ गई कि सारे जितने भी उनके मामले होते हैं यही निस्तारण हो जाए, यही निस्तारण हो जाता है। सर एक आखिरी क्वेश्चन आपसे ये है कि अक्सर जब भाई देखिए जैसे शहर के अंदर की तो नॉन जेडे में क्या फर्क है? अब नॉन जेडे होता है कि जो ये शहर में जो पुरानी जमीनें हैं, राजा की जमीनें, तो उन सब पे जो काबिज हैं, ठीक है, और फिलहाल तो ये जो नॉन जेडे हैं इसमें सब तो राजा का ही यहाँ नानपारा में था, ठीक है। जेडे जो होता है उसका गाटा संख्या होता है, जमींदारी एक्ट जो जमींदारी एक्ट मतलब एक शहर के अंदर ये जो है बहुत पहले जब
था तो इसका सर्वे कराया गया था। जी। सर्वे में सबका जिसका जिसका था खाता बन गया। ये अलग से इसकी एक खाते का जो नामांतरण वही होती है लेखपाल, हल्का लेखपाल के पास होती है। अच्छा, खतौनी जो इसकी एक अलग होती है। हाँ, अलग ये लेखपाल जेडे की अलग होती है। जेडे की अलग होती है, नॉन जेडे की अलग होती है। हल्का लेखपाल इसकी खतौनी देता है, उसके बाद ऑन रिकॉर्ड जितना है सब होता है। सर एक आखिर में तो आखिर लगे क्वेश्चन और, मतलब अक्सर कहते हैं कि जब अब जैसे कि मेरा शहर के अंदर जमीन पे कब्जा है तो ये कहा जाता है, बड़े बुजुर्गों मुझसे कहते हुए सुना है कि जिसका कब्जा है उसी की जमीन है। क्या ये बात सही है? क्योंकि वो जो नॉन जेडे नहीं, ऐसा तो नहीं है कि नॉन जेडे जमीन है तो जिसकी जो है कब्जा उसकी जमीन, ऐसा नहीं। कब्जा अगर है, उसका मकान बना हुआ है जी, तो अगर किसी का था तो उस पे क्यों नहीं उसने आपत्ति किया? आपत्ति नहीं किया। अगर आपत्ति नहीं किया है तो वो बेचारा रह रहा है, जाहिर सी बात है। हो सकता है कि जब यहाँ नहीं तब वो कुछ लोग मौखिक लोग ले लेते थे। आज भी बहुत से लोगों के पास पैसा नहीं होता था रजिस्ट्री स्टाम्प का, कोर्ट फीस देने का, तो इसलिए मौखिक तौर से वो ले लेते कि भैया हमारा हो गया। तो लोग रह रहे थे, एक जमाने से रह रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। सर बहुत बहुत शुक्रिया जो अभी हमारे मुजीब सर आए। अपना नाम और अपना कॉन्टेक्ट नंबर बताएं ताकि किसी जरूरत पड़े। मेरा नाम मुजीब हसन, एडवोकेट, तहसील परिसर नानपारा में मैं बैठता हूँ और मेरा नंबर है 9918454389। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, और हमारे दोनों सीनियर वकील हैं यहाँ पे और बड़ी हस्ती हैं ये, और ये मैं तो ये कहूँगा कि शख्स नहीं शख्सियत हैं। जय हिंद। कभी भी ज़रूरत पड़े आपको गिवन नंबर पे कॉल करें। जय हिंद, जय भारत।